Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection board phase 13 एग्जाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 31 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 31 जुलाई यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है आपका मैथ पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन और इंग्लिश पोर्शन से जो कि रहने वाला है, इंग्लिश सेक्शन से रहने वाला है। क्योंकि आपका देखते हैं कि जीके जीएस का जो कि बहुत सारे चैनल पे एनालिसिस मिल जाता है पर मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का नहीं मिल पाता, इसलिए हमने मैथ और इंग्लिश रीजनिंग का एनालिसिस लाने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए मैथ से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मैथ का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज़ 48 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। यदि एक शंकु का आयतन जो कि 48 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या जो कि बतानी थी। तो ऑप्शन में आपका 2 सेंटीमीटर जो कि दिया गया होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो सकता है पर आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न था आपका यही पूछा गया था। वैल्यू भी जो कि चेंज हो सकते हैं क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो उन्हें याद वैल्यू नहीं रहता, उनको सिर्फ क्वेश्चन का जो कि फॉर्मेट याद रहता है कि आपका क्या पूछा गया था। तो जो कि रेडियस जो कि आपका पूछा गया था तो 2 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो वॉल्यूम का जो कि कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो कि आपका होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए, क्योंकि आप फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आप इससे क्वेश्चन जो कि सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका 2 सेंटीमीटर जो कि रेडियस आपका आ जाएगा। चलिए शंकु का आयतन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था कि 2 ट्रेन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। The length of the train are 1.2 kilometer and second 0.8 kilometer. How much time will take to cross each other completely? यानी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं से क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो कि आ रही है। ट्रेन की लंबाई की बात कर ले तो पहला का आपका 1.2 किलोमीटर है, दूसरा का आपका 0.8 किलोमीटर है। तो ये वे एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगाएगी। तो ऑप्शन में आपका जो कि इसका आंसर आपका 48 सेकेंड जो कि आपका आएगा, पर 48 सेकेंड जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो इससे मिलता जुलता जो कि आप लोग का ऑप्शन 60 अगर सेकेंड दिया गया होगा तो 60 सेकेंड भी आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपका 48 सेकेंड जो कि इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है आपका। तो टोटल लेंथ की बात कर ले तो आपका ट्रेन का हो जाएगा 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। वहीं रिलेटिव स्पीड आप निकालते हैं तो आपका 41.67 मीटर पर सेकेंड जो कि आपका आएगा। वहीं आपका टाइम एंड डिस्टेंस बाय स्पीड फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो आपका 48 सेकेंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन में जो कि आपका 48 सेकेंड अगर नहीं दिया हुआ तो 60 सेकेंड ज़रूर दिया गया होगा, तो 60 सेकेंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो 48 सेकेंड तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा आपका। चलिए देख सकते हैं आप लोग, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी इस तरह से जो कि एक क्वेश्चन जो कि आपका ट्रेन से जो कि पूछा जा रहा है, स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि इफ़ द प्रिंसिपल is 12,000 and the amount becomes 16,800 at the rate of 8% per annum simple interest, then it's how many years will this happen? यदि मूलधन 12,000 है और साधारण ब्याज जो कि दर 8% प्रति वर्ष है तो राशि 16,800 बनने में कितने वर्षों का समय लगेगा। तो आपका 5 ईयर जो कि टाइम लगेगा। 5 ईयर ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो 5 ईयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फॉर्मूला की तो अमाउंट की बात कर ले तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट राशि इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो कि आपका हो जाएगा। एसआई जो कि आपका 16,800 माइनस 12,000 में से घटाएंगे तो 4,800 जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा। वहीं साधारण ब्याज का जब सूत्र लगाएंगे यानी फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 जो कि आपका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, तो उसी पे आप रखते हैं तो आपका 5 ईयर जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि मैथ के पूछे मिले हैं हमको। बाकी चलिए
और भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिले हैं तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का संबंध जो कि लावा से है तो उसी प्रकार गीजर का संबंध किससे है। वोल्केनो इज रिलेटेड टू लावा इन द सेम वे गीजर इज रिलेटेड टू। तो जैसे ज्वालामुखी का संबंध लावा से वैसे गीजर का संबंध जो कि पूछा था तो आपका स्टीम यानी भाप से जो कि संबंध रखता है, तो भाप आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो स्टीम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से लावा जो कि निकलता है जबकि गीजर से गर्म पानी और भाप निकलती है, इसलिए सही संबंध गीजर का आपका भाप हो जाएगा। वोल्केनो इरप्ट्स लावा वेयर अ गीजर इजेक्ट हॉट वाटर एंड स्टीम मेकिंग गीजर स्टीम द करेक्ट एनालॉगी। तो स्टीम जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका रीजनिंग में पूछा गया था कि रूट का संबंध जो कि ट्री से है तो उसी प्रकार न्यू का संबंध किससे है, यानी रूट इज रिलेटेड टू ट्री इन द सेम वे फाउंडेशन इज रिलेटेड टू। तो फाउंडेशन जो कि बिल्डिंग यानी इमारत से जो कि संबंधित है तो आपका राइट आंसर इमारत बिल्डिंग हो जाएगा। जैसे किसी पेड़ की जड़ जो कि रूट उसे सहारा देती है उसकी बुनियाद होती है, उसी प्रकार कोई इमारत न्यू यानी फाउंडेशन पर खड़ी होती है तो आपका जस्ट एज अ रूट ऑफ सपोर्ट्स अ ट्री द फाउंडेशन सपोर्ट्स एंड एंकोर्स अ बिल्डिंग। तो आपका इमारत यानी बिल्डिंग जो कि फाउंडेशन का सही संबंध हो जाएगा। चलिए ये रहा जो कि आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहा। और चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन मिले हैं तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का जो कि इडियम आपसे पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टू बी इन द सेम ट्रबल और सिचुएशन, यानी द इडियम इन द सेम बोट मीन्स टू बी इन द सेम डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एज अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ वर्ड रेकल्सिनेंट, यानी आपका रिविलियस जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले और सिमिलर वर्ड्स को भी देख सकते हैं आपका अनकोऑपरेटिव, ऑब्स्टिनेटली, डिसओबीडेंस, इंट्रैक्टेबल और भी बहुत सारे जो कि आपका सिमिलर वर्ड दिए हुए हैं। वहीं अपोजिट वर्ड की बात करें तो एमिनेबल, डोइसाइल, कंप्लिएंट जो कि आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ये सबको भी आप लोग देख कर जाइएगा, क्या पता अगले बार आपका ये भी पूछ दिया जाए ये सब वर्ड में से कोई एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट डज द टर्म ऑटोप्सी रेफर्स टू। तो आपका पूछा गया था ऑटोप्सी से तो एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। उसका ऑटोप्सी जो कि आपका इसका मीनिंग है ऑटोप्सी इज अ पोस्ट मोर्टम मेडिकल एग्जामिनेशन डन टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द डेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द एंटोनिम व्हाट एपिटोम। तो मेड लार्जर जो कि आपका हो जाएगा या इनलार्जमेंट, एपिटोम ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, इवोडियमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, रिज्यूम, समरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको चुनना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो नोटिसेबल यानी ऑप्शन नंबर सी, NOTICEABLE जो कि आपका राइट करेक्ट स्पेलिंग आपका नोटिसेबल का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाइड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डम्बेल का जो कि आपका पूछा गया था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो आपका ऑप्शन नंबर सी, DUMBBELL जो कि आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। डम्बेल इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द इक्विपमेंट यूज इन द वेट ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ इज एन इडियम मीन्स, यानी टू मेक ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ जो कि इडियम पूछा गया था आपका इज एन इडियम डेट मीन्स टू बी एक्सपेक्टेड टू accomplish a difficult task with inadequate or insufficient resources. It originates from the biblical story in Exodus, where the Israelites were forced to make bricks without being provided with the necessary straw, a crucial binding agent. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर इनफेलिबल का जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था तो यूनेरिंग जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर। यूनेरिंग दिया गया होगा, नहीं तो आपका ये भी पूछा जा सकता है कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक का अगर आपसे वन वर्ड पूछा गया होगा तो
इनफेलिबल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनफेलिबल की बात कर ले मीन्स समवन और समथिंग डेट नेवर मेक्स अ मिस्टेक और इज ऑलवेज राइट और इफेक्टिव। अदर क्लोज वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर ले डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेंट्स उससे रिलेटेड तो फुल प्रूफ यानी समथिंग डेट कैन नॉट फेल। परफेक्ट का आपका विदाउट एनी फ्लो और एरर। डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी का आपका रिलायबल जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये सब भी आप लोग देख कर जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि चूज़ द करेक्ट साइनोनेम्स ऑफ वर्ड बेलेंट। बेलेंट का जो कि साइनोनेम्स पूछा गया था, तो साइनोनेम्स फॉर बेलेंट आर क्लियर, डायरेक्ट, ऑब्वियस, ओपन, इम्प्यूडेंट, सेमलेस, ब्रेजेंट, इंसोलेंट, रूड, नॉइजी, आउटस्पोकन, फ्लेम्बॉयंट, फोर्टिफाइड, ग्रॉस एंड सेमलेस जो कि कुछ आपका साइनोनेम्स हो जाएगा बेलेंट का। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका इनमें से कौन सा दिया गया होगा। दिस वर्ड कैन बी यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ बेलेंट मीनिंग दैट समथिंग इज सो ऑब्वियस दैट इट कैन नॉट बी हिडन और बिहेवियर दैट इज अ वेरी ऑब्वियसली बैड और अनएक्सपेक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल की बात कर ले तो ही एडमिटेड हीज मिस्टेक इन बेलेंट मैनर। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका डेट्स बेलेंट लाई। थर्ड है आपका ही वायलेंट द रूल इन द बेलेंट मैनर। ही कंटिन्यू टू स्टील अ बेलेंट मैनर। हर ड्रेस वॉज वेरी बेलेंट जो कि आपका कुछ एग्जाम्पल आपका ये रहा कि उससे आपका ये वर्ड बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है आपका। देज वर्ड में बी यूज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट्स बट ऑल कॉन्वेड एट द सेम मीनिंग ऑफ वेलेंट। क्लियर, डायरेक्ट, ऑब्वियस, ओपन, इम्प्रूडेंट, सेमलेस, रेकलेस, इंसोलेंट, रूड, नॉइजी, आउटस्पोकन, फ्लेवराइट, फोर्टराइट, ग्रोस एंड ब्रेजेंट। तो ये रहा कुछ आपका जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो एक सेंटेंस जो कि आपका दिया गया था बाय द नेक्स्ट वीक ही डैश फॉर 3 ईयर जो कि एक आपका ये सेंटेंस दिया गया था जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि इसमें भरना था कि आपका क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था कि पहला ऑप्शन दिया गया था कि विल हैव फोर्स, विल हैव बीन वर्क, सॉरी फोर्स नहीं वर्क जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल हैव वर्क जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। The sentence refers to an action that will be completed by the future point in the times, hence future present tense is used। वाक भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूर्ण हो चुके कार्य को दर्शाता है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो कि प्रयोग किया जाएगा। विल हैव वर्क बाय द नेक्स्ट वीक ही विल हैव वर्क फॉर 3 ईयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन रहे, हमने लाने का प्रयास किया है। बाकी जीके जीएस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आपका है तो उसे हमारे अगले चैनल पे जो कि डिस्कस करा दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। नहीं तो ये पीडीएफ जो कि रात तक आपका ऑल शिफ्ट का और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम उन सभी का जो कि अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।